चलिए जी, हमने वेस्कुलाइटिस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो हमने कवासाकी डिजीज़ तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। इट इज़ नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग मीडियम साइज्ड वेसल। तो ये मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस है और नेक्रोटाइजिंग है, वेसल्स की नेक्रोसिस काज करती है। अच्छा, ये मर्दों में ज़्यादा होती है और होती भी यंग एडल्ट्स में है। इसका जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है वो ये है कि इट स्पेयर्स दी पल्मोनरी आर्टरीज़। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज़ को ये स्पेयर करती है। अगर मतलब बाकी सिम्टम्स पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा की तरह हैं और लंग इन्वॉल्वमेंट भी है, तो आपने अदर कोई डायग्नोसिस सस्पेक्ट करनी है। मतलब लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वो इस डिजीज़ को एक्सक्लूड करता है। इस डिजीज़ में लंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। क्लिनिकल फीचर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल तो सारी वेस्कुलाइटिस में यही है: वेट लॉस, फीवर, फैटीग, मायल्जिया, मस्कुलोस्केलेटल में आर्थ्रेल्जिया, आर्थराइटिस, रीनल हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर। ठीक है, सीएनएस में पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, मोनोन्यूराइटिस, जीआई में एब्डोमिनल पेन, कोलिसिस्टाइटिस, और स्किन में पाल्पेबल परप्यूरा और लिविडो रेटिकुलरिस। तो ये सारी थी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ है मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। ये क्या है? अगर दो से ज़्यादा पेरिफेरल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसको कहते हैं मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। और एक कैसे क्यों होती है? ये होती है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में, एड्स में, डायबिटीज़ में, लेप्रोसी में। और इसकी एग्जांपल क्या है? अब एक पेरिफेरल नर्व है, रेडियल नर्व, उसकी पाल्सी हो जाए तो रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। और दूसरी है कॉमन पेरोनियल नर्व, उसकी अगर पाल्सी हो जाए तो फुट ड्रॉप। अब एक पेशेंट है, उसमें रिस्ट ड्रॉप या फुट ड्रॉप या मतलब दो पेरिफेरल नर्व से ज़्यादा की इन्वॉल्वमेंट है ना, तो इसको कहते हैं मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। ये एमसीक्यू के लिए था। अब मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा की? सबसे पहले डायग्नोसिस में हमने कहा है कि ये क्योंकि वेस्कुलाइटिस है इसलिए ESR CRP एलिवेटेड होगा, और CBC कराएं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, नार्मोसिटिक एनीमिया। तो ये तो सब में होता है। ठीक है, जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है ना, वो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इज पॉजिटिव इन 30% केसेस। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन 30% केस में पॉजिटिव होता है, और इसकी कोई भी एसोसिएशन नहीं है विद आनका, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। वैसे हम जितनी वेस्कुलाइटिस पढ़ते हैं ना, हमने पीछे भी जो पढ़ी है, उनकी आनका से एसोसिएशन है। ठीक है, लेकिन इसकी कोई एसोसिएशन नहीं है। इसके अलावा हम फर्दर डायग्नोसिस के लिए मतलब लैब फाइंडिंग के अलावा रेडियोलॉजिकल कौन सी वो करवाते हैं टेस्ट? तो एक एंजियोग्राफी करवाते हैं, तो वो शो करती है एरियाज ऑफ डायलेटेशन एंड कंस्ट्रिक्शन, कुछ डायलेटेड और कुछ कंस्ट्रिक्टेड एरिया, जिसको बीडिंग अपेरेंस कहते हैं। और बीडिंग अपेरेंस भी किसकी? मेसेंटेरिक या रीनल वेसल्स की। सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है, और सीटी एंजियोग्राफी कन्वेंशनल एंजियोग्राफ से ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा एडिक्वेट रिलायबल है, एक्यूरेट है। और बायोप्सी करवाते हैं एंड पे, और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट बायोप्सी है। वैसे वेस्कुलाइटिस में अब हमने जॉइंट सेल पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि बायोप्सी जो है ना, हम टेम्पोरल आर्टरी करवाते हैं, और ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस है। इसमें भी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट बायोप्सी है। ठीक है, और बायोप्सी किसकी करवाते हैं? सुरल नर्व की, स्किन की, अफेक्टेड आर्गन की, और वो शो करती है वेस्कुलाइटिस विद फिब्रिनाइड नेक्रोसिस विदाउट ग्रेन्युलोमा। ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन नहीं होती, और फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होती है, और वेस्कुलाइटिस होती है। और ट्रीटमेंट क्या है? कवासाकी को छोड़ के मैंने आपको कहा था जितनी भी वेस्कुलाइटिस है सब में स्टीराइड देते हैं, सो कार्टिकोस्टीराइड। और अगर लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी हो तो स्टीराइड स्पेरिंग एजेंट देते हैं, जैसे कि साइक्लोफॉस्फोमाइड है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। इसके अलावा क्योंकि मैंने लैब फाइंडिंग में हमने कहा था कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता है, सो हम एंटी वायरल थेरापी फॉर हेपेटाइटिस बी करेंगे। सो इसके रिलेटेड यही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।